हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय। आज हम पढ़ेंगे पीडिया के एक और नई डिजीज स्पाइना बाइफिडा। क्या होती है स्पाइना बाइफिडा, क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, क्या इसके कॉज होते हैं, कौन कौन से टाइप का होता है और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या क्या होती है और इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, यह एक कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन कंडीशन होती है। ये क्या होता है, जन्मजात विकृति होती है जिसमें वर्टिब्रास फेल टू फ्यूज होती है। वर्टिब्रास पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड पर के चारों ओर वर्टिब्रास पाई जाती है, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रास, थोरेसिक वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास, सैक्रम और कॉर्टिक्स वर्टिब्रास पाए जाते हैं। ये वर्टिब्रास आपस में फेल टू फ्यूज होती है, मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। स्पाइना बाइफिडा कंडीशन में क्या होती है, जो वर्टिब्रास रहती है वो फेल टू फ्यूज होती है, यानी दो वर्टिब्रास आपस में नहीं जुड़ पाती है, तो उसे अपन स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। देखते हैं एक बार स्पाइना बाइफिडा एक कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन कंडीशन होती है जिसमें वर्टिब्रास आपस में फेल टू फ्यूज होती है, इसे स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। जो ये वर्टिब्रास है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉर्टिक्स, ये या तो यहाँ से नहीं जुड़ पाएंगी या यहाँ से नहीं जुड़ पाएगी। अधिकतर जो देखा जाता है स्पाइना बाइफिडा का केस वो देखा जाता है लंबो सेक्रल रीजन में, एंड जो लंबर और सेक्रल में पाई जाने वाली वर्टिब्रास होती है वो आपस में नहीं जुड़ती है, जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, अधिकतर लंबो सेक्रल रीजन में स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन देखने को मिलती है। अब जो चीज़ होती है जो वर्टिब्रास को आपस में जोड़ती है, यानी दो वर्टिब्रास को आपस में जो चीज़ जोड़ती है उसे अपन लेमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेमिना क्या करती है, वर्टिब्रास को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अब टाइमिंग देखते हैं। प्रीनेटल एज होती है, जो कंसेप्शन से लेकर 28 दिन की जो एज होती है उसमें क्या होती है, वर्टिब्रास लेमिना के द्वारा आपस में जुड़ जाती है। परंतु स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन में क्या होती है, जो वर्टिब्रा होती है वो 28 दिन के अंदर नहीं जुड़ पाती है। जब 28 दिन के अंदर वर्टिब्रास नहीं जुड़ेगी तो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन देखी जाती है। और स्पाइना बाइफिडा में कहाँ देखने को मिलता है, लंबोसेक्रल रीजन में देखने को मिलता है। स्पाइना बाइफिडा कहाँ, लंबोसेक्रल रीजन में देखने को मिलता है। जो पीठ वाला क्षेत्र होता है उस जगह पर स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन देखी जाती है। देखते हैं एक बार और स्पाइना बाइफिडा। यह एक कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन कंडीशन होती है जिसमें वर्टिब्रास फेल टू फ्यूज होती है, यानी आपस में नहीं जुड़ पाती है, इसे अपन स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा का क्लासिफिकेशन। स्पाइना बाइफिडा का जो क्लासिफिकेशन है उसे दो भागों में बांटा गया है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को भी दो भागों में बांटा गया है, मेनिंगोसेल और मेनिंगोमाइलोसेल। ठीक है, तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि जो वर्टिब्रास रहती है, हमारी जो वर्टिब्रास रहती है वो इन्वॉल्व रहती है। इस केस में क्या होगा, जो हमारी वर्टिब्रास रहेगी, ओनली वर्टिब्रास वो इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा CSF, स्पाइनल नर्व व मेनिंजियस लेयर इन्वॉल्व नहीं रहती है। इसमें ओनली एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहती है, वो है वर्टिब्रा इन्वॉल्व रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओकल्टा वाली कंडीशन में ऐसा होता है कि डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर, लंबोसेक्रल रीजन में, यानी लंबर और सैक्रम जो वर्टिब्रा होती है वहाँ पर डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिस पर निम्न स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, जैसे टफ्ट ऑफ हेयर, सबक्यूटेनियस लिम्फोमा और पॉर्टवेन स्टेन। टफ्ट ऑफ हेयर यानी बालों का गुच्छा पाया जाता है, सबक्यूटेनियस लिम्फोमा मतलब ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और होता है पॉर्टवेन स्टेन यानी लाल धब्बा पाया जाता है। बालों का गुच्छा, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर और लाल धब्बा लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो लंबोसेक्रल रीजन में होती है इस कंडीशन में। दूसरा था स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में दो भागों में बांटा गया है, मेनिंगोसेल और मेनिंगोमाइलोसेल। मेनिंगोसेल में क्या होता है कि स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा CSF, वर्टिब्रा और मेनिंजियस लेयर जो होती है अपनी वो इन्वॉल्व होती है, और इसके अलावा इसमें स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसके कारण इस पेशेंट में जो न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा आता है मेनिंगोमाइलोसेल। मेनिंगोमाइलोसेल में क्या होता है,
जो स्पाइनल नर्व, CSF, वर्टिब्रास और मेनिंजस लेयर होती है, यानी ये चारों स्ट्रक्चर्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसमें चारों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है और वही ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, टफ्ट ऑफ हेयर और पॉट वेन स्टेन जैसी संरचना पाई जाती है। लंबोसेगुलर रीजन में पाई जाती है। डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब स्पाइनल बायोडाटा की नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कॉज, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है इसका कॉज, यानी स्पाइनल बायोडाटा का जो एग्जैक्ट कॉज है जिसकी वजह से ये पूरा होता है या होएगा ही होएगा, वो अननोन है, इसका कोई ज्ञात नहीं है अभी तक। तो इसके कोई इतने रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कोई अनुवांशिकता, मतलब किसी के माता पिता को है यानी पेरेंट्स को स्पाइनल बायोडाटा है तो उसके बच्चे में भी उसके होने की संभावना होती है। दूसरा आता है मैटरनल एज, यानी कोई वुमेन रहती है अगर वह 20 वर्ष से पहले गर्भधारण कर लेती है या 35 वर्ष के बाद गर्भधारण करती है तो उसमें स्पाइनल बायोडाटा कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरा आता है एनवायरनमेंट फैक्टर, जो आप जानते ही हो। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड जो विटामिन B9 होता है अपना, फोलिक एसिड, उसकी कमी होने के कारण भी अपन को देखने को मिलता है स्पाइनल बायोडाटा। कैसे होता है अभी अपन देखेंगे। अब इसके आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। स्पाइनल बायोडाटा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो सबसे आता है फोलिक एसिड की कमी। फोलिक एसिड की कमी हुई यानी पुअर इंटेक की वजह से, एनीमिया की कंडीशंस की वजह से या अन्य कोई कंडीशंस होती है जिसकी वजह से फोलिक एसिड की कमी हुई चाइल्ड में या उसकी वूम में, माता में, तो फोलेट डिक्रीज, उसकी वजह से क्या हुआ, फोलेट आयन क्या हुआ, कम हो गया। फोलेट आयन कम हुआ तो DNA सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस की भी कमी होएगी। DNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस ये क्या करता है, हमारा जो सेल डिवीजन होता है, कोश का विभाजन होता है, उसको प्रेरित करता है ताकि वो और कोश का विभाजन करे। जब उसकी कमी होएगी तो सेल डिवीजन भी कम होएगा। सेल डिवीजन कम होएगा तो क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइनल बायोडाटा। वो कैसे देखने को मिलेगा, उसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हुआ तो वर्टिब्रास आपस में फेल टू फ्यूज नहीं हुई, 28 दिन के अंदर फेल टू फ्यूज नहीं हुई, तो उसकी वजह से अपन को स्पाइनल बायोडाटा देखने को मिलेगा। फोलिक एसिड की कमी माता में भी हो सकती है और माता से ही बच्चे में ब्लड आता है, आपको पता है ये, उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। अभी आता है इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला आता है पुअर ब्लैडर बोवेल कंट्रोल, यानी ये क्या है, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो सीधी सी बात है पुअर बोवेल कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुअर ब्लैडर कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। एम्बुलेटरी प्रॉब्लम्स, यानी जो वहाँ पे वो स्पाइनल बायोडाटा कंडीशंस बनी है उसकी वजह से उसमें चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस आर प्रेजेंट, न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने को मिलेंगे। कमर में दर्द, पेशेंट के कमर में दर्द होएगा, स्पाइनल बायोडाटा कंडीशन यही देखने को मिलती है। इसलिए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी उसे सांस लेने में भी परेशानी होएगी। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसकी क्या क्या डायग्नोसिस है और इसका किस प्रकार का मैनेजमेंट है। स्पाइनल बायोडाटा हो चुका है तो अब उसका मैनेजमेंट भी करना ही है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले अपन डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस कैसे पता करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, माता पिता से हिस्ट्री लेकर फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो स्पाइनल बायोडाटा केस होता है वो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो आंखों की सहायता से देख कर पता कर सकते हैं अपन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एक्सरे, ब्लड यूरिन टेस्ट, CSF एग्जामिनेशन और फिटस MRI और USG का अपन प्रयोग द्वारा अपन उसमें पता लगाते हैं कि ये स्पाइनल बायोडाटा की केस है। इसके मैनेजमेंट के लिए अपन दो चीज़ें करते हैं, एक तो गोल, और गोल को सेट करते हैं और उस गोल को लक्ष्य को निर्धारित कर उसके अनुसार अपन क्रिया करते हैं या प्रक्रिया करते हैं। उसके लिए निम्न इंटरवेंशन अपन देखते हैं। तो इसमें अपन दो गोल करते हैं। इसमें आता है फर्स्ट नर्सिंग प्राथमिकता होती है अपनी प्रिवेंट टू सेक इंजरी, जो सेक इंजरी हुई है उससे कैसे बचा जा सके, उसे कैसे रोका जा सके। दूसरी नर्सिंग प्रायोरिटी होती है वो होती है प्रिवेंट इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या इंटरवेंशन की जाती है। तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो कवर करना पड़ता है, जो सेक इंजरी होती है उसे कवर करते हैं काय गाउच पीस से, और स्टेराइन ग्लूकोज वाटर होता है, स्टेराइन नॉर्मल स्लाइन होता है, उसके द्वारा जो स्टेराइन ये होता है गाउच पीस होता है उसके द्वारा उस इंजरी को कवर करते हैं। कवर करने के बाद उसको मतलब कि ड्राई होने से बचाने के लिए हर दो घंटे में गाउच पीस को चेंज करते रहते हैं।
इस खेत से एक इंजरी होती है, उसके ऊपर कॉटन का यूज़ नहीं करते हैं, डायपर का भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसका अलावा इसका जो पोजिशन, स्पाइनल बाइफिड कंडीशन में पोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसमें ना जो बच्चा होता है उसे पॉन पोजिशन दी जाती है, यानी उल्टा लेटाया जाता है, क्योंकि वो पीछे की साइड होता है, लंबे सेक्रेटरी रीजन में होता है, तो इसलिए जो ज़्यादा मेंटेन न्यूट्रिशन, चाइल्ड का जो न्यूट्रिशन है उसे मेंटेन रखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जो बोतल आती है, फीडिंग बोतल आती है या निप्पल आती है, उसमें माता के दूध को एकत्र कर लिया जाता है और पेशेंट को जो पॉर्न पोजीशन है, मतलब बच्चा होता है वो पॉर्न पोजीशन होता है, उसके गर्दन को एक तरफ लेकर बूंद बूंद कर या धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा उसकी जो एम्बुलेटरी प्रॉब्लम है मतलब उसे भी दूर किया जाता है, और बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल पर भी प्रिवेंशन किया जाता है, रोकथाम के लिए उपाय किए जाते हैं।